Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 27th of April 2021, Tuesday. Inspiration of the day is, it doesn't get easier, you just get stronger. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 2. Firms slow on long-term bonds amid COVID worry. So, number of Indian companies are actually holding back their plans to raise the long-term bond from the market. And why companies are doing so? The answer is very same, because of COVID-19. Because of COVID-19, there is uncertainty for economic environment of India. That is why Indian companies do not want to increase their risk portfolio and will likely to rely on short-term bonds if this particular COVID-19 second wave continue longer. और ये ऐसा ट्रेंड सिर्फ प्राइवेट कंपनीज में देखने को ही नहीं मिल रहा है. इवन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, दे हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू गो स्लो ऑन देयर लॉन्ग टर्म इशुएंस. तो फिलहाल लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड्स हैं, कंपनीज उनको इशू करने का प्लान अभी के लिए होल्ड कर रही हैं, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा सर्टेन नहीं हैं. हालांकि एक्सपर्ट का ये कहना है कि अभी तक कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आई है उसने इकोनॉमी को इतना इम्पैक्ट नहीं किया है, क्योंकि जैसा फर्स्ट वेव में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था, इस तरह का लॉकडाउन अभी तक इम्पोज नहीं हुआ है. तो कई सारे एक्सपर्ट्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है कि अगर लॉकडाउन इम्पोज नहीं होता तो हो सकता है कोविड-19 का उतना इम्पैक्ट इमीडिएटली देखने को ना मिले जितना फर्स्ट वेव में देखने को मिला था. लेकिन फ़िलहाल के लिए जो कंपनीज हैं, दे डू नॉट वांट टू इंक्रीज देयर एक्सपोजर टुवर्ड्स रिस्क. दैट इज़ व्हाई दे आर नाउ रिलाइंग ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स रादर देन इशूइंग द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स. तो फिलहाल के लिए कंपनीज वर्किंग कैपिटल की नीड को सैचुरेट करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को प्रेफर करेंगी. लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो जनरली होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जनरली मैक्सिमम कंपनीज जो हैं वो रेज करती हैं. तो इफ़ द कंपनीज आर एक्चुअली पोस्टपोनिंग देयर प्लान्स टू रेज द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, इट मीन्स कंपनीज आर ऑल्सो थिंकिंग टू पोस्टपोन देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर. आज और कल में हो सकता है हमें थोड़े टाइम में ये भी न्यूज़ देखने को मिले कि जस्ट लाइक इन कोविड वेव फर्स्ट, कंपनीज ने अपने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान थे उनको पोस्टपोन कर दिया था. तो हो सकता है कि इस बार भी जो कंपनीज हैं वो इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज़ को देखते हुए अपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान्स हैं उनको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें. जस्ट लाइक चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जिसको हम CPCL भी कहते हैं, विथड्रू इट्स इशुएंस लास्ट वीक बिकॉज रेट्स वर हायर देन एक्सपेक्टेड. And number of the bond arrangers are saying that this particular trend will फॉलो, क्योंकि अब लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स हैं वो रिस्कियर होंगे, उनमें ज़्यादा रिस्क है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इन द इकॉनमी. तो डेफिनेटली उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स भी ज़्यादा होंगी कंपनीज़ के लिए. इसीलिए फ़िलहाल के लिए जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़, PSUs, they all have advised to their arrangers to go slow for fundraising through none has asked for scrapping it. तो अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि फ़िलहाल के लिए इसको स्क्रैप कर दिया जाए. कंपनी में गो फॉर लॉन्ग टर्म फंड रेजिंग प्लान्स, बट अभी के लिए दे वांट टू गो स्लो. तो इसे बोल सकते हैं कि जस्ट वेट एंड वॉच की सिचुएशन में कंपनीज हैं. And if there are not enough bids, the issuance could be cancelled as well. So some advisors, some economists are also saying कि companies are actually in watchful situation. अगर इकोनॉमी में कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है और ऐसा लगता है कि कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से इकॉनमी जो है वो अनसर्टनिटी के पाथ पर आ गई और उसके इंडिकेशन दिखने लगते हैं और जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो डिक्रीज नहीं होती, तो हो भी सकता है कंपनीज अपने फ़िलहाल के लिए लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स इशू करने के जो प्लान्स हैं उनको कैंसिल कर देता. रेट आस वर नॉट एन इंडिकेशन दैट द मार्केट हैव नेगेटिव व्यू ऑन कंपनी. तो जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो मार्केट है वो कंपनी की किसी भी प्रोग्रेस को लेकर के नेगेटिव, बट दे आर हाईली अनसर्टन अबाउट इकॉनमी. दैट इज़ वाई रेट्स आर वेरी हाई, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स आर हाई. सो मार्केट इज़ डल, बट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो कंपनी से परफॉर्मेंस पे ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है एज पर द सीनियर बॉन्ड अरेंजर. तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कंपनीज, अगर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इंप्रूव होती है, कोविड के केसेस कम होना शुरू होते हैं, द कंपनीज कैन गो फॉर रेजिंग द फंड थ्रू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स.
फिलहाल के लिए जितने भी PSUs हैं, इंपॉर्टेंट PSUs और बड़ी कंपनीज, दे हैव एक्चुअली पोस्टपोन देयर long-term bond issuance. So pandemic situation impacting the market activity, it's all visible now. तो भी जो प्राइस डिस्कवरी है इंटरेस्ट रेट को देख करके वो बहुत अच्छी नहीं हो पा रही, दैट इज़ वाई कंपनीज आर एक्चुअली गोइंग स्लो. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 4. RBI कोविड रिसर्जेंस में रेज इन्फ्लेशन प्रेशर. RBI ने अपनी स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट जो कि अप्रैल बुलेटिन का पार्ट है उसमें ये इंडिकेट किया है कि अगर कोविड के केस बढ़ते हैं, अगर रेजिडेंस ऑफ COVID-19 इंक्रीज रहता है, कंटिन्यू रहता है, सो देयर आर चांसेस दैट द कंट्री can again or economy can again go back into inflationary pressure. तो अगर गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं वो कंटेन नहीं कर पाते कोविड के बढ़ते हुए केसेस को ऑन टाइम, सो देयर आर हाई चांसेस कि हो सकता है नेशन वाइड लॉकडाउन फिर से देखने को मिले. एंड वंस दिस लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन all are imposed on economy, so there will be the disruption in supply chain, there will be the disruption in demand, and definitely that may leads to the more inflation in the economy. जैसा कि हमने COVID-19 के फर्स्ट वेव के ड्यूरेशन में देखा था कि WPI और CPI बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे. जनरली CPI WPI एक डायरेक्शन में मूव करते हैं. देयर इज अ पॉजिटिव जनरल, इन जनरल सेंस देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन दीज टू इंडिकेटर्स. COVID-19 के जब आफ्टर जो फर्स्ट वेव थी उसके आफ्टर 2 और 3 मंथ्स देखने को मिला था कि WPI CPI आर एक्चुअली गोइंग इन अ इंटायरली अपोजिट डायरेक्शन. WPI कम हो रहा था बट CPI कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था. तो कई सारे एस्टॉनिशिंग ट्रेंड्स भी देखने को मिले थे. तो RBI ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि अगर कंटेनमेंट नहीं होता है तो दिस पर्टिकुलर resurgence of COVID-19 risks the portrait of restriction and that eventually disrupt the supply chain, and the supply chain transportation is disrupted, definitely that is going to have the inflationary pressure on economy. The report further said that pandemic protocols, speeder vaccination, ramping up hospitals and ancillary capacity and remaining resolutely focused on a post-pandemic future of strong and sustainable growth with macroeconomic and financial stability is the way forward. तो definitely अगर RBI ने प्रॉब्लम इंडिकेट करी तो उसने कुछ सजेशंस, कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए होंगे, कुछ मेजर्स भी बताए होंगे जिसके थ्रू इस पर्टिकुलर जो एक अनसर्टेनिटी है इकोनॉमी में, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर का जो रिस्क आ रहा है उसको कैसे रिमूव कर सकते हो. डेफिनेटली पैंडेमिक के जो प्रोटोकॉल्स हैं स्ट्रिक्ट उनको फॉलो करना, ये जिससे कि आगे जाकर के रिस्ट्रिक्शंस या कंप्लीट लॉकडाउन गवर्नमेंट को ना इम्पोज करना पड़े. वैक्सीनेशन को स्पीड करना, रैम्पिंग अप द हॉस्पिटल, एंसिलरी कैपेसिटी, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन्स या जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी सप्लाई को इंश्योर करना, ऑल सच मेजर्स हैज़ बीन recommended by RBI into its state of economy report. और कहा है कि यही जो कुछ मेजर्स हैं ये इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग और रिजिलियंट ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे. हालांकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में वैक्सीनेशन जो है वो बहुत स्पीड में रहा. अगर 100 डेज़ की बात अगर हम देखें लास्ट 100 डेज़ में इंडिया ने सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन किए हैं या इनोकुलेशन किया है इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्री. बट इन केस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज़ द मेन प्रॉब्लम. तो पूरा कवरेज करने में 100% वैक्सीनेशन में प्रॉबेबली इंडिया को एक लंबा टाइम लग सकता है. जबकि एक्सपर्ट्स का और कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या WHO, they all are saying that if Indian economy wants to recover well and wants to have the very decimal impact of COVID-19 second wave, there will be the speed in vaccination. और इसीलिए 1 मई के बाद से गवर्नमेंट ने 18 के ऊपर के जितने भी सिटीजन हैं सबके लिए वैक्सीन अलाउ कर दी है. और इंडिया के केस में द वैक्सीनेशन टारगेट ऑफ 300 मिलियन बाय द एंड अगस्त विल रिक्वायर एन एवरेज 3.5 मिलियन शॉट्स पर डे. दैट इज़ अबाउट 13% हायर देन द करंट पेस. तो अगर इतने बड़े पॉपुलेशन की पूरी कवरेज करनी है तो डेफिनेटली वैक्सीन की डोजेस भी, शॉट्स भी अवेलेबल होने चाहिए. और जिस पेस में अभी शॉट्स या हम ये कह सकते हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही है उससे अप्रॉक्सीमेटली 13% ज़्यादा करंट रेट से वैक्सीन मैन्युफैक्चर होगी, तब जाकर इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली 3.5 मिलियन डोजेस पर डे अवेलेबल होंगी.
और जिसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप लिए हैं। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को बोला भी है कि दे शुड स्पीड अप देयर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। इंपोर्ट पर भी थोड़ा सा बैन लगाने की कोशिश करी गई है, जिससे कि जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो हमारे इंडियन सिटीजन है, उनको वैक्सीन अवेलेबल हो। जो गवर्नमेंट का डिसीजन है 18 से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए इनोक्यूलेट करने के लिए, इस पर्टिकुलर डिसीजन को भी आरबीआई ने एक अच्छा डिसीजन बताया और कहा है कि इस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से कोविड 19 के केसेस डिक्रीज़ होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट डिक्रीज़ होगी। सो जो इकोनॉमी अनसर्टनिटी है वो थोड़ी सी अरेस्ट करी जा सकेगी, तो इकोनॉमी में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको लगाने के जो चांसेस हैं, जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के चांसेस हैं वो भी रिड्यूस होंगे, तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन कम होगा, तो हो सकता है इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी प्रेशर में ना आए। तो फिलहाल के लिए आरबीआई ने जो मेजर्स सजेस्ट किए हैं उसमें वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेजर, और गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज़ हो चुका है कि वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट का जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कहना है कि वैक्सीनेशन जो है वो इन्फेक्शन को कम नहीं करता, बट एटलीस्ट वो मेडिकल जो केयर की रिक्वायरमेंट होती है उसको रिड्यूस करता है। बाय ए माइन्यूट फीवर और सिम्टम्स इंडिविजुअल कैन गेट रिकवर वेल व्हेन ही और शी इज़ वैक्सीनेटेड। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6। PGCIL launches first public sector InvIT. InvIT stands for Infrastructure Investment Trust, तो स्टेट ओन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम PGCIL भी कहते हैं, इंडिया की लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। रिसेंटली उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लॉन्च किया है, एंड आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ दिस इन्विट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, this particular company become the first public sector company to launch the InvIT। अभी तक जो प्राइवेट कंपनीज थी, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो इस तरह के ट्रस्ट को लॉन्च करते थे इन ऑर्डर टू फंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो PGCIL फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लॉन्च किया है। सो PGCIL हैज़ ऑफर्ड अ प्राइस बैंड ऑफ 99 to 100 पर यूनिट फॉर द पब्लिक इशू। तो फर्स्ट जो IPO है उसका जो प्राइस रखा गया है वो 99 to 100 पर यूनिट रखा गया है, और 29 अप्रैल को इट विल गेट ओपन और मई 3 को क्लोज हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो टारगेट है कि वो इन्वेस्ट विल रेज अप्रॉक्सीमेटली 4,993.5 करोड़ एज अ fresh issuance, and PGCIL is also providing an offer for sale OFS की भी प्रोविजन है, ऑफर फॉर सेल ऑफ ₹2,742 करोड़ ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट। तो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 करोड़ का जो फंड है वो रेज होगा इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से, जो कि PGCIL ने लॉन्च किया है। एंड रिमेंबर PGCIL इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग डिस्कॉम कंपनी, और रिसेंटली हमने डिस्कॉम कंपनीज़ के बारे में भी पढ़ा है कि जो जेनकॉम है, डिस्कॉम है, दे ऑल आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द ड्यूज़ फ्रॉम गवर्नमेंट, और जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रही है। तो इसीलिए जो स्टेट ओन्ड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लॉन्च किया है। डेफिनेटली जो भी प्रोसीड्स आएंगे उन प्रोसीड्स को यूज़ किया जाएगा टू प्रोवाइड द लोन टू द इनिशियल पोर्टफोलियो असेट्स फॉर रीपेमेंट्स एंड प्री पेमेंट्स ऑफ देयर डेट इंक्लूडिंग देयर एक्रूड इंटरेस्ट एंड फॉर अदर जनरल पर्पस। तो जो भी ड्यू हैं, जो रीपेमेंट ड्यूज़ हैं, उन सबको फुलफ़िल किया जाएगा जो भी प्रोसीडिंग्स आएंगी। अपार्ट फ्रॉम इट, जो PGCIL के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका ये भी कहना है कि सून कंपनी विल ऑफर मोर ट्रांसमिशन एसेट्स इनटू InvIT फॉर अपकमिंग फ्यूचर। तो अभी तो फिलहाल के जो नेट प्रोसीड्स हैं, इसके बाद जो और ट्रांसमिशन के एसेट्स हैं उनको भी ऑफर कर सकते हैं InvIT में। तो दिस इज़ द स्टैटिस्टिक्स दैट अप्रॉक्सीमेटली 5,000 करोड़ का फंड रेज होगा, 2,742 करोड़ का OFS ऑफर किया गया है, असेट्स टू बी ऑफर्ड इंटरप्राइज वैल्यू एंड पावर ग्रिड विजास ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड काला आम ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड एंड पावर ग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड।
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट आर दीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हालांकि हमने कई बार डिस्कस किया, जब भी ये कोई नया टर्म नहीं है, न्यूज़ डिस्कशन में अगर आप फॉलो करते हैं मुझे तो आपको पता होगा कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक्चुअली होता है क्या है। इट इज़ जस्ट लाइक द म्यूचुअल फंड्स, दे आर द इंस्ट्रूमेंट दैट वर्क लाइक अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, फंड पूल करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर से लेकर के एक लार्ज फंड क्रिएट करते हैं और उस फंड को मार्केट में कई जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। जो रिटर्न आता है वो रिटर्न इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इसी तरीके से काम करते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ी है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने की? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है और इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में जो भी कैश इनफ्लो होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कंपनीज होती हैं वो शॉर्ट टर्म से फंड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फंडिंग करती हैं, लेटर ऑन उनको रिफंड करने में, वो जो फंडिंग उन्होंने करी होती है शॉर्ट टर्म की रिफंडिंग होती है तो उनको विद इन 1 और 2 ईयर्स को रिफंड करना होता है। बट चूंकि कैश जनरेशन तो होता ही नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनसे फंडिंग आने में, उनसे पैसा जनरेट होने में, कैश इनफ्लो होने में अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 साल तक भी लग सकते हैं। तो उस समय जो फर्म्स होती है जिन्होंने फंडिंग करी होती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग से, उनको रीपेमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और नंबर ऑफ टाइम्स इट गेट डिफॉल्टेड। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे अगर आप जानते हो, इकोनॉमी से अवेयर हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कौन सा ऐसा शेडो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन था जो इसी तरह की प्रॉब्लम से सफ़र किया था और डिफ़ॉल्ट होने की स्टेज पर आ गया था। एंड दैट वाज completely and dedicated organization for infrastructure funding only। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर लिखकर बताइएगा। उस इंस्टीट्यूशन के बारे में भी, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब इस तरह की जो मिसमैच की प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा है, 100% ग्रोथ रेट अगर आप देखें तो फंडिंग के लिए लॉन्ग टर्म फंडिंग की ज़रूरत होती थी। जनरली लॉन्ग टर्म फंडिंग्स अवेलेबल नहीं होती थी। कोई भी जो इन्वेस्टर है वो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रेफर करता है, लॉन्ग टर्म में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वही इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड नहीं मिलता था। फंड की शॉर्टेज के कारण कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे वो हॉल्ट हो जाते थे या वो कंप्लीट नहीं हो पाते थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रपोज किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को प्रमोट करने के लिए, उसके टारगेट को अचीव करने के लिए इस तरह का ये एक इंस्ट्रूमेंट प्रपोज किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट trust, and it works like a mutual fund. They are basically designed to pool the small sum of money from a number of investors to invest in assets that give cash flow over a period of time। तो क्या होता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म का, से रोड बनानी है, रोड अगर बनानी है तो उसके लिए पैसा चाहिए और डेफिनेटली रोड बनाना, रोड कंस्ट्रक्ट करना, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। कोई भी हाईवे अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और अप्रॉक्सीमेटली 5 साल 6 साल के बाद ही उससे कैश इनफ्लो जनरेट होगा। तो अब उसके लिए पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर चाहिए। तो बहुत, अगर आप पूरा एक प्रोजेक्ट किसी एक फंड किसी एक इन्वेस्टर से लेंगे तो इट विल बी द ह्यूज अमाउंट, और हो सकता है कि कंट्री में कोई इतना बड़ा इन्वेस्टर अवेलेबल ही ना हो और गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा ना हो कि इमीडिएटली इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें। तो क्या करते हैं, कई सारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल उनको इन्वाइट करते हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट या लोन लेकर के एक पूल जनरेट करते हैं। उस पूल से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। जब 5 से 6 साल बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या वो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट कैश जनरेट करना शुरू कर देता है तो पार्ट ऑफ दिस कैश फ्लो वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड बैक टू इन्वेस्टर। तो ऐसे जो 5-6 इन्वेस्टर जिन्होंने पूल किया होता है मनी, जिन्होंने पैसा दिया होता है उस ट्रस्ट में, उनको एज अ डिविडेंड, एज अ प्रॉफिट, वो उनका मनी रिटर्न होने लगता है, उनको यहाँ कह सकते हैं उनको भी रिटर्न मिलने लगता है। सो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन एन इनविट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज ₹10 लाख। तो मिनिमम 10 लाख का IPO इशू करना होगा अगर कोई भी कंपनी इनविट स्टैब्लिश करती है, इससे नीचे का नहीं है। डेफिनेटली इनविट्स आर सुटेबल फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स whosoever wants to earn in a long term। शॉर्ट टर्म्स के लिए इनविट नहीं होता। सो इनविट आर लिस्टेड ऑन स्टॉक exchanges just like stocks through IPO। So Indian InvIT market is not yet mature and has supported the formation of 10 InvITs till date, of which only 2 are
लिस्टेड। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो इन्वेट मार्केट है वो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हो, क्योंकि रिसेंटली ये इन्वेट का जो इन्वेट इंस्ट्रूमेंट है ये स्टार्ट हुआ है इंडिया में, बहुत ज़्यादा पॉपुलर अभी फ़िलहाल के लिए नहीं हो पाया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थोड़े से लंबे होते हैं, लॉन्ग टर्म के होते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जनरली इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो ही इस पर्टिकुलर इन्वेट में इन्वेस्ट करते हैं। एंड डेफिनेटली इन्वेट्स आर रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2014। तो इसको याद रखेंगे, दिस कुड बी द प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर अपकमिंग एग्जाम। तो कई सारे इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सो दिस इज द सिंपल फ्लो चार्ट बाय विच यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ दिस इनविट और ट्रस्ट वर्क्स। तो इसमें स्पॉन्सर होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, होल्डिंग कंपनीज होती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। दिस पर्टिकुलर इमेज इज नॉट मेड बाय मी, एक्चुअली इट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो बहुत सिंपल सा एक डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। यू डू नॉट नीड टू मार्क अप, जस्ट अंडरस्टैंड कि कैसे काम करते हैं। जो ग्रीन में है ये पार्टिसिपेंट्स हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, होल्डिंग कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर। तो मतलब मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं इनविट में। यू डू नॉट नीड टू मार्क अप, जस्ट गो थ्रू द diagram and understand how actually this particular trust works. अब देख लेते हैं आर्टिकल that are little important. Center ask vaccine makers to cut prices. तो जो डिफरेंशियल प्राइसिंग है उसको लेकर के जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से और सेंटर गवर्नमेंट से कह रही है कि वाई देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, वाई देयर इज अ डिफरेंशियल प्राइसिंग बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर गवर्नमेंट, देयर शुड बी वन प्राइसिंग। अगर आपको याद हो तो जो मीटिंग हुई थी, हाई लेवल मीटिंग प्राइम मिनिस्टर की डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स के साथ, स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ, वहाँ पर ये डिस्क्लोज किया गया था कि जो स्टेट्स हैं उनको 400 अप्रॉक्सीमेटली वो वैक्सीन मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को 200 के अप्रॉक्सीमेटली वो वैक्सीन अवेलेबल होगी। तो इसको लेकर के जो कई सारे स्टेट्स गवर्नमेंट के सीएम हैं उन्होंने आर्ग्यू किया था, रिक्वेस्ट करी थी कि ऐसा डिफरेंशियल प्राइसिंग क्यों है। तो इस मूव के बाद में सेंटर ने जो जितने भी वैक्सीन मेकर्स हैं उनको डायरेक्शंस दिए, उनसे रिक्वेस्ट करी आप ये कह सकते हैं, या उनसे पूछा है कि इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी टू कट द प्राइजेस, जिससे कि सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को सेम प्राइस में ही वैक्सीन अवेलेबल हो। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ वैक्सीन के जो रेट्स हैं वो कम हो। इवन ओपन मार्केट के लिए भी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को बोला है कि जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से कम होने चाहिए। अगर प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है, बट सच टाइम द कंट्री इज स्ट्रगलिंग विद कोविड-19 वेव, दैट देयर शुड बी मोर कंसिडरेशन टूवर्ड्स सोसाइटी रादर देन प्रॉफिट। तो कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये कहना, गवर्नमेंट ने भी पूछा है वैक्सीन मेकर से कि इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि क्या प्राइस कम किए जा सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। प्राइवेट बैंक सीईओ टेन्योर कैप्ड एट 15 ईयर्स। तो फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स हैं, उन सब का जो टेन्योर है उसको 15 साल तक, मैक्सिमम 15 साल तक कैप कर दिया है। कई बार ऐसा देखा गया था कि जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स तो किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर के ही होते हैं या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स के होते हैं, तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, सीईओ, वो कंटिन्यूसली 20 साल 25 साल तक वही सेम बने हैं। फिलहाल के लिए आरबीआई ने उस पर रोक लगा दिया और उसको 15 साल तक का कैप दे दिया है। द प्रमोटर और द मेजर शेयर होल्डर्स हाउ एवर कैन नॉट होल्ड दीज पोस्ट फॉर मोर देन 12 years, but the RBI can choose to give them 3 years extension under extraordinary कंडीशन। तो मैक्सिमम 15 साल का, जनरली 12 साल का टेन्योर, लेकिन कुछ केसेस में, एक्स्ट्रॉर्डनरी केसेस में, विद द परमिशन ऑफ आरबीआई, दिस 12 ईयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू 15 ईयर, मीन्स आरबीआई 3 साल का एक्सटेंशन दे सकती है। सो इन इट्स ड्राफ्ट गाइडलाइन इशूड लास्ट ईयर, द सेंट्रल बैंक हैज प्रपोज द मैक्सिमम ऑफ 10 years फॉर द प्रमोटर शेयर होल्डर्स एज अ एमडी और सीईओ, लेकिन इसको बढ़ा के फिलहाल के लिए 12 कर दिया है। एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशंस में 3 साल का और एक्सटेंशन है। अब कोई भी सीईओ एमडी जो शेयर होल्डर्स हैं किसी कंपनी के, किसी बैंक के, वो सीईओ एमडी के पोजीशन पे मैक्सिमम 15 साल तक रह सकते हैं, इन जनरल 12 साल तक।
and definitely it will improve the corporate governance system in banking industry. तो जो फ्रॉड हो रहे हैं बैंक्स में उसको देखते हुए उसको शेयर होल्डर्स के जो इंटरेस्ट हैं उसको सिक्योर करने के लिए कई सारे कोऑपरेटिव बैंक्स के की भी जो मैनेजिंग और ऑपरेशनल हैं या जो टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव उनके रोल्स ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं रिसेंटली। प्राइवेट बैंक्स को भी रेगुलेट किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर एक क्लॉज और है, जो शेयर होल्डर प्रमोटर्स हैं वो केवल 12 साल तक सीईओ या एमडी रह सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल एमडीज हैं, जो प्रोफेशनल सीईओज हैं, मतलब जिनका कोई शेयर मेजर सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग नहीं है किसी बैंक में, वो 15 साल तक रह सकते हैं। दे कैन ऑल्सो री अपॉइंटेड एज एमडी और सीईओ आफ्टर अ गैप ऑफ 3 years। तो शेयर होल्डर्स और जो प्रमोटर्स हैं उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जिससे कि वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट को प्रेफर ना करें ओवर द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। एंड डेफिनेटली जो मैक्सिमम एज है उस पर भी कैप लगा दिया गया है, 70 years के ऊपर नहीं। इट मीन्स यू कैन से 70 years रिटायरमेंट stage or retirement age for CEO and MDs into private banks। और इसके अलावा बहुत सारे अदर गाइडलाइंस भी आरबीआई ने इशू किए हैं, जिसमें जो नॉमिनेशन को लेकर के, रेमुनरेशन को लेकर के, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के, बोर्ड मीटिंग्स को लेकर के, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के एज और अपॉइंटमेंट को लेकर के कई सारे गाइडलाइंस में चेंज किए गए हैं। Or the all basic purpose of these rules or these enforcement is to improve the corporate governance system in India. And one more very important thing, that this particular rules apply to not only private banks but also small finance bank and wholly owned subsidiaries of foreign banks। तो जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो इसको अच्छे से देख लें एक बार, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंटर विल नॉट इम्पोर्ट वैक्सीन्स, लीव इट टू स्टेट। तो सेंटर गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए मना कर दिया कि सेंटर गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू इम्पोर्ट एनी फॉरेन वैक्सीन। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहें, अथॉरिटीज़ चाहें, दे कैन इम्पोर्ट द वैक्सीन फॉर देयर स्टेट्स। फिलहाल सेंटर फिलहाल के लिए कोई भी वैक्सीन इंपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज सेंटर वुड एम टू सपोर्ट द डोमेस्टिक वैक्सीन मेकर्स बाय गारंटीइंग परचेज फ्रॉम देम। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा था कि वो वैक्सीन इंपोर्ट करेंगे, कई सारे वैक्सीन जो फॉरेन वैक्सीन मेकर्स हैं उनसे कोटेशंस भी मंगाई गई थी, बट फिलहाल के लिए सेंटर ने हाथ पीछे खींच लिया। सेंटर ने कहा है कि दे विल रिलाई ऑन द डोमेस्टिक मेकर्स एंड इट इज़ अप टू स्टेट गवर्नमेंट, इफ दे वांट टू इम्पोर्ट दे कैन import the vaccine for their respective states। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नीड न्यू वेल कैपिटलाइज्ड ARC says RBI study। रिसेंटली अगर आपको याद हो तो 6 मेंबर की एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। किस लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, हमने डिस्कस करी थी न्यूज़। ARCs का जो फॉर्मेशन है, ARCs की जो फंक्शनिंग है, उसको रिव्यू करने के लिए, सो ARCs के स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन और फंक्शनिंग को रिव्यू करने के लिए एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया था RBI ने। तो नाउ this particular panel or the committee has suggested that the asset reconstruction companies needs to be well capitalized। उन्होंने अपनी findings दे दी हैं। And the asset reconstruction where activities are concerned among the top 5 players need to be well capitalized, well designed entities to strengthen the asset resolution mechanism एज पर द RBI स्टडी। तो RBI की जो स्टडी आई उसमें बहुत सारी फाइंडिंग्स दी गई हैं, ये की फाइंडिंग्स हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है वो ये कि ARCs नीड टू बी वेल कैपिटलाइज्ड। ARCs के पास इनफ मनी होना चाहिए, इनफ कैपिटल होना चाहिए, जिससे कि जो एसेट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो स्ट्रेंथन किया जा सके, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इट्स वेरी क्लियर कि सितंबर तक जितने भी इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में जितने भी इंडियन बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट हों चाहे पब्लिक हों, सबका जो NPA है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाला है। और अगर NPA बढ़ रहा है तो डेफिनेटली देयर इज़ अ नीड ऑफ ARCs। और उस NPA बढ़ते हुए NPA को जो बैड असेट्स हैं उनके रिजोल्यूशन के लिए हमें ARCs की ज़रूरत पड़ेगी। एंड डेफिनेटली एट दैट टाइम a sufficient well capitalized ARCs should be there to strengthen the asset resolution mechanism
further. So, notwithstanding the increase in the number of asset reconstruction companies over time, there has been the concentration in industry in terms of asset under management and security risk issued. And this particular panel will further recommend the suitable measures for enabling such entities to meet the growing mechanism of financial sector. And definitely अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, so quite हम ये कह सकते हैं कि जो इनिशियल फाइंडिंग्स होती हैं वो हैं. दिस कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे जो पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है आरबीआई ने 6 मेंबर का पैनल, इसको कौन हेड कर रहा है. हमने उस समय भी डिस्कस किया था हु इज एक्चुअली हेडिंग दिस कमेटी, who is actually heading this panel that actually constituted to review the working structure and functioning of ARCs in India. So that's all for today, students. These are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, and Instagram. And if you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.